The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले देखते हैं दिन का ये वीडियो। ये वीडियो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का है। इसमें लखनऊ नगर निगम का एक कर्मचारी प्रवासी मजदूरों के ऊपर सैनिटाइजर के तौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन का छिड़काव करता नजर आता है। वीडियो सामने आने के बाद हंगामा हुआ। नगर निगम ने माना कि ये वीडियो चारबाग का है। उसके कर्मचारी वहां मौजूद बसों को सैनिटाइज कर रहे थे जब ये वाकया घटा। लखनऊ नगर निगम के आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है, छिड़काव बसों पर हो रहा था, कर्मचारी की गलती से मजदूरों पर गिर गया। निगम का कहना है कि इस मामले में प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, लेकिन साथ में ये जोड़ा कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया। सुनिए। चूंकि मॉपिंग फोर्सफुल होती है तो एक बस से दूसरे बस में जाने की प्रक्रिया में कुछ मजदूर अचानक तत्काल आ गए, जिनके ऊपर ये चीटें और मॉपिंग की वो पड़ गई। अन्यथा कोई इंटेंशन नहीं था। नगर निगम पिछले 1 महीने से ऊपर से लाखों लीटर का सैनिटाइजेशन पर डे कराता है 22 मशीनों से। कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ कि जिसमें किसी के ऊपर जानबूझ के ऐसी चीज़ छोड़ी जाए, और न नगर निगम का कोई ऐसा दुर्भावना है। और इसके लिए जो ऑपरेटर था और जिनसे त्रुटि हुई थी, जानबूझ की त्रुटि नहीं हुई, लेकिन त्रुटि हुई तो त्रुटि थी कि एक बस से दूसरे बस में बंद करके जाना चाहिए था, उनको हटा दिया गया है। और भविष्य के लिए भी प्रोटोकॉल दिया गया। पहले भी बताया गया था कि मॉपिंग रोड पे की जाएगी और नाली के किनारे की जाएगी, और किसी ऐसी वस्तु पे यानी व्यक्ति पे या पशु पे नहीं की जाएगी। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि इस तरह की लापरवाहियाँ मेरे देश के गरीबों के साथ क्यों होती हैं। क्यों मेरे देश के गरीब कभी गटर साफ करने के लिए उतरते हैं, मर जाते हैं और सरकारें नहीं हिलती। क्यों मेरे देश के गरीब सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं और सुर्खियों से दूर हो जाते हैं। क्यों कभी किसी ताकतवर के ऊपर सरकारी तंत्र का इस तरह का छिड़काव नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे कि ताकतवर के ऊपर भी होना चाहिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिस्टम में सुनवाई किसकी ज़्यादा है सब जानते हैं। अब आपको देते हैं संक्रमण से जुड़े कुछ ज़रूरी अपडेट्स। पूरी दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा हो गया है 36,64,000। ठीक हुए हैं 12 लाख लोग और मौतें हुई हैं 2,57,301। दुनिया का ध्यान अमेरिका की तरफ लगा रहा, जहां अब तक 72,000 मौतें हो चुकी हैं। उधर यूरोप में अब ब्रिटेन सबसे ज़्यादा मौतों वाला देश बन गया है। कोविड-19 के चलते ब्रिटेन में स्पेन और इटली की तुलना में रोज़ दोगुनी मौतें हो रही हैं। ऐसे में एक परेशान करने वाली जानकारी भी सामने आई, एक व्यक्ति से जुड़ी। क्या है? ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा था प्रोफेसर नील फर्गुसन के कहने पर। उनके मॉडल ने आशंका व्यक्त की थी कि कड़े कदम न उठाए गए तो 2.5 लाख ब्रिटिश नागरिक महामारी के चलते मर जाएंगे। इस मॉडल के आधार पर ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। प्रोफेसर फर्गुसन को ब्रिटेन की सरकार को सलाह देने के लिए बनी समिति में भी लिया गया था। अब प्रोफेसर साहब पर इल्जाम है कि उन्होंने लॉकडाउन के नियम की अनदेखी करते हुए अपनी एक दोस्त को घर बुलाया। मामला सामने आया तो प्रोफेसर फर्गुसन ने पद से इस्तीफा दिया। प्रोफेसर फर्गुसन की बीमारियों के असर की मॉडलिंग में महारत को सब जानते हैं। इस मामले में उन्हें दुनिया में चोटी के विशेषज्ञों में गिना जाता है। उन्होंने गलती की, बात सामने आई तो इस्तीफा दिया। ब्रिटेन और बाकी दुनिया में लोग इस वाकये से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि नियमों की परवाह करें। चाहे आप कितने ही ताकतवर हों, आप नियमों से ऊपर नहीं हो सकते। ये सिस्टम के लिए भी एक सबक है, किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। संक्रमण को लेकर एक और ज़रूरी अपडेट है, विदेश से ही। इटली के एक मेडिकल फर्म ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस का टीका बना लिया। इटली की समाचार एजेंसी ANSA के मुताबिक चूहों पर इस टीके का प्रयोग सफल रहा है। टाकिस नाम की इस कंपनी के CEO ने दावा किया कि ये पहली बार है कि कोरोना वायरस के लिए कोई ऐसा टीका मिला है जो काम कर रहा है।
कंपनी उम्मीद कर रही है कि इंसानों पर भी इसका प्रयोग सफल रहेगा। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री नाफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि उनके देश में भी कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज बनाने का काम लगभग मुकम्मल हो गया है। ये विदेश के अपडेट हुए। अब देश की बात करते हैं। भारत में कुल मामले हो गए हैं 49,400, ठीक हुए हैं 14,183 लोग, मौतें हुई हैं 1,694। इनमें से 2,680 नए मामले और 111 मौतें पिछले 24 घंटे में सामने आई हैं। पिछले दिनों कई लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप में प्राइवेसी के मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी, खासकर तब जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया। यूपी के नोएडा प्रशासन ने तो अपने इलाके में स्मार्टफोन रखने वाले हर व्यक्ति के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में निजता को लेकर उठ रहे सवालों पर आज देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से एक बयान आया। प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप में निजता और जानकारी की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। यह ऐप जनहित में लाया गया है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से आरोग्य सेतु पर उठे सवालों का बहुत विस्तृत जवाब नहीं आया है। एक और अपडेट है, कल हमने आपको बॉयज लॉकर रूम के बारे में बताया था। इसमें कुछ बालिग और नाबालिग लोग लड़कियों के बारे में अश्लील बातें करते थे। आज खबर आई कि इस ग्रुप के एडमिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता की। श्रीनगर से 32 किलोमीटर दूर जम्मू की तरफ अवंतीपोरा नाम की जगह है। यहाँ आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइकू मारा गया। रियाज कश्मीर घाटी में हिजबुल का टॉप वांटेड आतंकवादी था। उसने मार्च के महीने में ऑडियो जारी कर सेना पर हमले की धमकी दी थी। रियाज 8 साल से सुरक्षा बलों के रडार पर था और उस पर 12 लाख रुपए का इनाम था। उसने इसी साल घाटी में दर्जनों युवकों की भर्ती की थी। नाइकू भागने और छिपने में माहिर था। कई मुठभेड़ों में बेहद करीब होते हुए भी वो बच निकलने में कामयाब रहता था। रियाज ने एक बार एक टॉप ऑफिसर को भी धोखा दिया था। उसने कहा था कि 2018 में वो सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। नवंबर 2019 में हुई एक मुठभेड़ में हिजबुल के 2 आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन तब भी रियाज बच गया था। 6 मई 2020 को रियाज मारा गया। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रियाज नाइकू था कौन। उसका असली नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 35 साल का नाइकू एक ज़माने में एक प्राइवेट स्कूल में गणित पढ़ाता था। साल 2012 में उसने हथियार उठाए। हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के मारे जाने के बाद रियाज घाटी में आतंक का नया चेहरा बन गया। अगस्त 2017 में शोपिया में एक मुठभेड़ हुई जिसमें मोहम्मद यासीन इटू उर्फ महमूद गजनवी मारा गया। इसके बाद हिजबुल की कमान नाइकू के हाथ आई। साल 2019 की अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने रियाज को बड़ा खतरा बताया था। 2017 में हिजबुल का एक आतंकवादी शौकत अहमद लोन पकड़ा गया था। यह भी रियाज के इशारों पर काम करता था। रियाज ने इसे सुरक्षा बलों से हथियार छीनने का काम दिया था। सवाल उठता है कि कैसे पकड़ा गया रियाज। 5 मई की रात को खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया। संभावित सुरंगों या भूमिगत ठिकानों के बारे में जानकारी मिलने के बाद सबको खंगाला गया था। 5 मई की रात कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और यह सुबह तक चलता रहा। सुबह 9 बजे आतंकवादियों से सामना हुआ और फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि रियाज की मां बीमार थी। इसी सिलसिले में वो अपने घर आया था। नाइकू के अभी तक जिंदा बचे रहने का कारण यह था कि उसे अपने बेहद करीबी ग्रुप के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं था। सुरक्षा बलों ने 2018 और 2019 में उसे घेरने के लिए कड़ी मेहनत की थी। तब असफल रहे थे, अब सफल रहे। तो क्या दक्षिणी कश्मीर से अब हिजबुल का सफाया हो गया? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP विजय कुमार ने जनवरी 2020 में कहा था कि अगर हम रियाज नाइकू को मारने में सफल रहते हैं तो दक्षिणी कश्मीर से हिजबुल मुजाहिदीन का पूरा सफाया हो जाएगा। तब धीमी आवाज में कुछ लोगों ने एतराज भी जताया था कि आतंकवादी संगठन इतनी आसानी से अपनी हरकतें नहीं रोकते। अब जब नाइकू के मरने की पुष्टि हो गई है तो IG की थ्योरी कसौटी पर कसी जाएगी। एक और बात, नाइकू के मारे जाने के बाद अवंतीपोरा में पत्थरबाजी हुई। कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट फिर बंद कर दिया गया। इसलिए हम कहते हैं कि बंदूक के साथ साथ एक और लड़ाई की ज़रूरत है जो आतंक और हिंसा के लिए समर्थन को भी खत्म करे। बड़ी खबर में अब बात करेंगे प्रवासियों की। मजदूर देश में फंसे हैं, घर जाना चाहते हैं। कई भारतीय हैं जो विदेश में फंसे हैं, ये भी घर आना चाहते हैं। एक एक कर इन दोनों की बात करेंगे।
पहले विदेश में फंसे लोगों की। इनके लिए सरकार ने मिशन वंदे मातरम शुरू किया है। 7 मई से लेकर 13 मई तक 64 फ्लाइट्स में भारतीयों को वापस लाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपील की है कि जो भारतीय देश लौटना चाहते हैं वो अब जिस देश में हैं वहां के भारतीय उच्चायोग से संपर्क करें। इस ऐलान की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन की तुलना 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान हुई एयरलिफ्ट से की जा रही है। वैसे सुविधा के लिए सरकार पैसे ले रही है। भारत आने का किराया क्या है? लंदन से लगभग 50,000 रुपये, अमेरिका से 1 लाख, दुबई से लगभग 13,000। अलग अलग देशों से अलग अलग ब्रैकेट है। भारत आने वाले सभी लोगों को अपने खर्च पर कम से कम 13 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भी रहना होगा, माने किसी संस्थान के तहत जो क्वारंटीन पर निगरानी रख सके। वही लोग लौट सकेंगे जिनमें कोरोना के लक्षण नजर नहीं आ रहे। इन सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी कंपलसरी होगा। विदेश में तकरीबन 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास भारत का पासपोर्ट है। अनुमान है कि इनमें से तकरीबन 1,92,000 लोगों को वापस लाना होगा क्योंकि ये मुसीबत में है। उड़ान के अलावा नौसेना के लड़ाकू पोत ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत समंदर के रास्ते से भी भारतीयों को लाएंगे। 5 मई की शाम को भारतीय नौसेना के जहाज मालदीव के लिए रवाना भी हो गए थे। अब भारत के अंदर की बात करें, एक कोने से दूसरे कोने में जाने की कोशिश कर रहे प्रवासी मजदूरों की बात। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली, लेकिन उनमें चढ़ने के लिए पैमाने पर खड़े नहीं उतर पा रहे, इसलिए कई मजदूर फिर पैदल अपने घरों के लिए निकल गए हैं। ट्रेन से आस थी, वो चली, लेकिन उसमें वो चढ़ नहीं सकते, तो अपनी किस्मत अपने हाथ में लेकर निकल गए। कुछ मजदूर अपनी बची कुछ ही तनख्वाह इकट्ठा करके 1.25 लाख रुपए में बस भी किराए पर ले रहे हैं। सोचिए मजदूरों ने 1.25 लाख रुपए कैसे जुटाया होगा जब 40 दिन से काम नहीं खुला। किस काम की, किस ज़रूरत की ये पूंजी होगी जो घर लौटने पर खर्च हो रही है। तब भी पक्का नहीं है पहुंचेंगे कब। रास्ते में नाकों पर रोक लिए जाते हैं तो घंटों आगे नहीं बढ़ पाते। एक समस्या और आ रही है, ये मांग उठ रही है कि घर जा रहे मजदूरों को रोका जाए। जयपुर में इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार शरद कुमार ने खबर दी कि राजस्थान के उद्योग जगत ने अशोक गहलोत सरकार से मजदूरों को रोकने की मांग की। सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए उद्योगपतियों से कहा कि फैक्ट्रियों को चालू करें, लेकिन उद्योगपतियों के सामने समस्या मजदूरों की आ गई। राजस्थान के उद्योग जगत का कहना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर अपने घर जा रहे हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मैन पावर नहीं है। राजस्थान उद्योग संघ के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि पूरे प्रदेश में अब तक 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अगर इस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार श्रमिकों के पलायन को नहीं रोक पाते हैं तो सारे उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे। ये एक राज्य का उदाहरण है, लगभग सभी राज्य जहां पर इंडस्ट्रीज हैं वहां पर ऐसी स्थिति है। राजस्थान सरकार, इसके पोर्टल पर 17 लाख मजदूरों ने घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 10 लाख लोग राजस्थान आना चाहते हैं, 7 लाख लोग राजस्थान से अपने घर जाना चाहते हैं। उद्योग जगत की मांग पर सरकार ने फैसला किया है कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जो लोग फंसे हैं यानी शेल्टर होम में है, सरकार उन्हीं को घर भेजेगी। जो लोग आराम से रह रहे हैं उन मजदूरों को घर नहीं भेजा जाएगा। हमें उद्योग धंधों की चिंता है। हम ये भी मानते हैं कि सरकार को सभी सेक्टर्स का ध्यान रखना होगा, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि कोई मजदूर आराम से कैसे रह रहा है और जो रह रहा है वो अपने घर क्यों जाएगा। सरकार कह रही है कि मजदूरों की काउंसलिंग की जाएगी, लेकिन जो मजदूर घर जाना चाहते हैं आप उनको बलात् कैसे रोक सकते हैं, सिर्फ ये फैसला करके कि हम तुम्हें ट्रेन में, बस में नहीं बैठने देंगे। खबर एक दक्षिण भारतीय राज्य से भी है। ये राज्य श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रोकने का मन बना रहा है। मीडिया रपटों के मुताबिक कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने दक्षिणी पश्चिमी रेलवे को एक खत लिखकर कहा है कि अब स्पेशल ट्रेनों की ज़रूरत नहीं है, जबकि कुछ तय श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अभी चलनी बाकी हैं और इसके पीछे भी वजह मजदूरों की कमी वाली ही बताई जा रही है। तो 40 दिन पहले से फंसे मजदूर अब भी फंसे हैं। कभी महामारी से निपटने के लिए लगाया गया लॉकडाउन, तो कभी अर्थव्यवस्था का दबाव उन्हें घर जाने से रोकने में लगा है। सरकारों को मजदूरों के मामले में मानवीय पक्ष का ध्यान रखते हुए ही फैसला लेना चाहिए। जो घर जाना चाहता है उसे कतई नहीं रोका जाना चाहिए। ये समझ लीजिए, कोई जाने वाला अपनी रोजी छोड़ के खुशी खुशी नहीं जा रहा। अब शो में कोरोना वायरस और लॉकडाउन से हुए नुकसान की एक कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे। एक नया आंकड़ा आया है देश की बेरोजगारी दर का, और इसके मुताबिक लॉकडाउन की वजह से हमारे देश के कामगारों में हर चौथा आदमी बेरोजगार है। 3 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी की दर बढ़कर 27.11% हो गई है, जबकि लॉकडाउन से पहले 15 मार्च को ये दर 6.74% थी। 6 से 27 मतलब
4 गुना से भी ज़्यादा। क्या मतलब है इसका? आसान भाषा में समझते हैं। बेरोजगारी दर का मतलब होता है देश के लेबर फोर्स, यानी कि देश में जितने भी लोग काम करने लायक हैं उनमें से ऐसे लोगों का प्रतिशत जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा, इसलिए घर बैठना पड़ रहा है। यानी अगर देश में काम करने लायक कुल 100 लोग हैं और इनमें से 27 लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हुआ कि बेरोजगारी दर 27% है। लॉकडाउन से पहले 15 मार्च को ऐसे लोगों की संख्या 100 में 7 से कम थी और अब 27 से ज़्यादा है। अगर पूरे अप्रैल महीने की बात करें तो बेरोजगारी दर है 23.52%। ये आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMI नाम के एक थिंक टैंक ने जारी किए हैं। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त बेरोजगारी के आंकड़ों पर खूब हल्ला हुआ था। सरकार ने चुनाव से पहले बेरोजगारी के आंकड़े नहीं बताए थे, तो विपक्ष ने कमजोरी छिपाने का आरोप लगाया था। चुनाव के बाद NSSO ने 31 मई 2019 को बताया था कि 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% थी और ये 45 साल में सबसे ज्यादा थी। कहने का मतलब ये कि कोरोना संकट के पहले भी देश में रोजगार का बुरा हाल था और अब हालात और खराब हो गए। और ऐसा भी नहीं कि देश में इसका असर सिर्फ उन पर होगा जो बेरोजगार हैं, बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश में बेरोजगारी बढ़ती है तो इसका असर सब पर पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो उनकी परचेजिंग पावर घट जाएगी, सामान कम खरीदेंगे तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, देश की GDP घटेगी, हमारे आपके जैसे नौकरीशुदा लोगों पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ेगा। चिंता की एक और बात है, देश के लेबर फोर्स में 93% हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर का है। अब ये इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? वो मजदूर या कर्मचारी जिनकी नौकरी पक्की नहीं होती, जिन पर श्रमिक कानून लागू नहीं होते, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूर, छोटे दुकानदार, टेलर इत्यादि। मतलब जिनकी ना तो कमाई ज़्यादा है ना ही नौकरी पक्की है। लॉकडाउन लगते ही इनका रोजगार खत्म हो गया और देश में शुरू हो गया रिवर्स माइग्रेशन, यानी पहले रोजगार के लिए शहर आते थे, अब वापस गाँव लौट रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि ये जो 93% इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग हैं उनके पास ज़्यादा बचत भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि वो गांव में बिना रोजगार भी साल भर परिवार चला लेंगे। अर्थशास्त्री इसीलिए लगातार चेता रहे हैं कि इन लोगों में भुखमरी शुरू होगी, इनके बच्चों में कुपोषण बढ़ेगा, शिशु मृत्यु दर बढ़ेगी, यानी बरसों से जिन कमियों को दूर करने की सरकारें कोशिश कर रही थी वो सब फिर बढ़ जाएंगे। तो इन बेरोजगारों या गरीबों की मदद कैसे हो सकती है? सरकार इनके लिए क्या कर सकती है? इसका सुझाव अर्थशास्त्री दे रहे हैं। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी कह रहे हैं कि गरीबों के अकाउंट में सीधा पैसा भेजा जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जिस तरह से अमेरिका ने GDP का 10% जितना आर्थिक पैकेज दिया, उसी लेवल का मोदी सरकार भी पैकेज दे। इन सुझावों पर सरकार के हिस्से का जवाब मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार एक और आर्थिक पैकेज लाएगी, लघु और मध्यम उद्योगों की मदद की जाएगी, लेकिन ये पैकेज अमेरिका जितना बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा देश इतना अमीर नहीं है। ये बात भी जायज़ है कि सरकार आर्थिक पैकेज के लिए पैसा कहाँ से मैनेज करेगी। कल ही हमने आपको बताया था, राज्य सरकारें अपना खजाना भरने के लिए शराब की दुकानें खोल रही हैं। लॉकडाउन के नियम टूट रहे हैं, फिर भी वाइन शॉप खोलना सरकारों की मजबूरी सी हो गई है। अब केंद्र सरकार ने भी खजाना भरने के लिए कदम उठाया है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है? पेट्रोल और डीजल पर रोड सेस 8 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है और एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 2 रुपये और डीजल पर 5 रुपये बढ़ाई गई है। यानी 1 लीटर पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अब हमारे देश में पेट्रोल डीजल पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टैक्स हो गया है, 69%। बाकी देशों में कितना होता है? इस ग्राफ में देखिए, इटली में है 64%, जापान में 47% और अमेरिका में 19%। भारत में पेट्रोल पंप से जो डीजल पेट्रोल हम खरीदते हैं उसमें कंपनी की कीमत के अलावा केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, सेस टैक्स और राज्य सरकार लगाते हैं वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट। अब केंद्र सरकार ने टैक्स बढ़ाया तो राज्य सरकारों ने भी वैट बढ़ाना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते हरियाणा ने बढ़ाया था, अब दिल्ली ने बढ़ाया। पेट्रोल पर वैट 1 रुपये 67 पैसे, डीजल पर 7 रुपये 10 पैसे। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपये 26 पैसे का हो गया, डीजल 69 रुपये 39 पैसे का। दिल्ली में पेट्रोल के लिए जो 71 रुपये 26 पैसे हम देते हैं उनमें से 49 रुपये 42 पैसे केंद्र और राज्य सरकार की तिजोरी में जाएंगे। ऐसे ही डीजल की 69 रुपये 39 पैसे वाले रेट में करीब 48 रुपये सरकार के पास जाएंगे।
और इसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी 1 लीटर पेट्रोल पर 33 रुपये और डीजल पर करीब 32 रुपये, राज्यों का वैट अलग। इसी टैक्स की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घट भी जाती हैं, तब भी हमारी और आपकी जेब को राहत नहीं मिलती। मसलन दिसंबर 2019 में कच्चे तेल की कीमत थी $65, अब ये करीब $25 प्रति बैरल है, लेकिन फिर भी हमारे देश में डीजल और पेट्रोल का रेट इतना कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। साल 2014 के बाद 12वीं बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, और कम कितनी बार हुई है? 2 बार। अब कोरोना संकट से उबरने के लिए सरकारों ने एक बार फिर टैक्स बढ़ा दिया। फिलवक्त लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कंपनियों ने पेट्रोल डीजल का रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन आखिरी में ये भी बढ़ेगा ही। भार जनता पर आ सकता है, महंगाई बढ़ेगी। कुल मिलाकर अभी हम खराब अर्थव्यवस्था के दलदल में फंसे हैं। सरकार को चाहिए कि इससे बाहर निकलने की मुकम्मल नीति बनाए। कहा भी जाता है, मुश्किल वक्त में आप जो फैसला लेते हैं वही तय करते हैं कि आप कितने बड़े रणनीतिकार हैं। मोदी सरकार से भी पूरे देश को बेहतर रणनीति की उम्मीद है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले बात एक कवि की, उस कवि की जिसने लिखा था कि मैं जवानी में मरना चाहता हूँ, क्योंकि जो जवानी में मरता है वो फूल या तारा बन जाता है। और इत्तेफाक से उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। वो महज 36 साल की उम्र में आज ही के दिन दुनिया से अलविदा हो गया। हम बात कर रहे हैं पंजाबी कवि शिव कुमार बटालवी की। इन्हीं के लिखे अज दिन चढ़िया या एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत जैसे गाने लोगों की ज़बान पर हैं। आज उनकी बरसी के मौके पर सुनिए उनकी कविता अजनबी का ये अंश। अजता मैं हाँ अजनबी, अजता तू है अजनबी, ते शायद अजनबी रहांगे एक सदी जा 2 सदी। न ते तू ही औलिया है, न ते मैं ही हाँ नबी, ये आस है उम्मीद है कि मिल पवांगे पर कदी। अजता मैं हाँ अजनबी, अजता तू है अजनबी। मेरे जो पंजाबी भाषी दोस्त हैं वो मेरे उच्चारण में खूब कमियां निकाल सकते हैं, ज़रूर निकालिए ताकि मैं सुधार कर सकूं। पर मेरे सब भाषाओं के दोस्तों से एक ही अपील है, कविताएं पढ़ा करिए। ये हमें बेहतर, नर्म, कोमलता से भरपूर, करुणा से भरपूर इंसान बनने में मदद करती है, और करुणा ही इंसानियत का सार है। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।